Yes, good morning everyone. Today we will discuss about the chapter 4 structure of atom. इसका जो भी बेसिक फंडामेंटल हमें स्टडी करना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक हम लोग क्या स्टडी कर चुके हैं तो उसके बारे में देखिए। हमारी जो अप्रोच है देखिए किस तरह से चल रही है साइंस में, हम लोग किस तरह से स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अपने आसपास किसको देखा, मटेरियल्स को देखा। तो हमने मैटर के बारे में स्टडी किया। फिर हमने ये देखा कि मैटर भी आगे प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस की फॉर्म में हो सकता है। तो हमने फिर इसको स्टडी किया था सेकंड चैप्टर में, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। ओके, इसके बाद में जो प्योर थे वो क्या थे, वो थे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब फिर हमने एलिमेंट्स को स्टडी किया। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब बेसिकली ये तीनों क्या है, ये तीनों किससे मिलकर के बने हुए हैं। तो हमारी स्टडी देखिए किस तरह से आगे बढ़ रही है। हम मिलियंस ऑफ टाइप के मटेरियल को स्टडी नहीं कर सकते। नेचर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे मटेरियल्स हैं। हम अलग अलग एक एक कंपाउंड को स्टडी नहीं कर सकते। हम लोग उसके लिए क्या स्टडी करते हैं, हम लोग उसके लिए एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। तो हमारी स्टडी किस तरह से आगे बढ़ रही है। सबसे पहले हमने मैटर को स्टडी किया, मैटर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज दिख रही है। उसके बाद हमने ये स्टडी किया कि मैटर कैसे बना। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पार्टिकल से बना होता है सब कुछ। तो पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वो एक्चुअल में एटम्स होते हैं, मतलब कि एलिमेंट्स होते हैं। अब वो जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, एटम्स। तो सबसे पहले मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर पता लगता है किससे बना, पार्टिकल्स से। और वो पार्टिकल्स एक्चुअल में क्या है, वो पार्टिकल्स एक्चुअल में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमने थर्ड चैप्टर में स्टडी किया। ओके, फिर ये एटम्स किससे बने होते हैं। पार्टिकल्स क्या हैं, एटम्स हैं। और एटम्स किससे बने होते हैं, इसको भी हमने स्टडी किया है। एटम्स किससे बने होते हैं, अब हम वो स्टडी करना चाहते हैं। एटम भी आगे सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए स्टडी किस तरह से आगे चल रही है। मैटर को स्टडी किया, मैटर किससे मिलकर के बना, पार्टिकल से। पार्टिकल एक्चुअल में क्या है, एटम्स है। वो एटम्स किससे बने हुए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो अभी हमारा स्टडी का टॉपिक ये है, ये तीनों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन और एटम की स्ट्रक्चर। ये एटम के अंदर ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहते हैं उनको स्टडी करेंगे। ओके, 18th सेंचुरी तक तो हम लोग जॉन डॉल्टन के लॉज को पढ़ते आ रहे थे कि जो भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स मिलकर के बना होते हैं, जिनको एटम्स बोलते हैं। और एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, ये उसकी सबसे अच्छी स्टेटमेंट थी। एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, अच्छी स्टेटमेंट थी, लेकिन सही नहीं थी। लेकिन सही नहीं थी क्योंकि एटम्स को भी और आगे तोड़ा जा सकता है, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब कि एटम जिससे बना है। तो इन तीन पार्टिकल से मिलकर के क्या बनता है, एटम बनता है। अब हमारी स्टडीज और भी आगे जा चुकी है। हमें इस चैप्टर में यहां तक स्टडी करना है, लेकिन आगे और भी इसको स्टडी किया गया है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं। तो उसके लिए स्टडी किया गया है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क और छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर के क्या बनते हैं, जिनसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और फिर ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से एटम्स बनते हैं। वो एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। वो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ दिखते हैं तो वो किस फॉर्म में दिखाई देते हैं, वो मैटर की फॉर्म में दिखाई देते हैं। ओके, अब ये जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। मैं आपको जनरली नॉलेज के लिए चीजें बता रहा हूं कि आगे इन पार्टिकल्स को भी और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जा चुका है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। ओके, इसके बाद ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क किससे बने होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग थ्योरी है। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग थ्योरी। तो स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सब कुछ स्ट्रिंग से बना हुआ है, छोटे छोटे स्ट्रिंग होते हैं, उनसे मिलकर के अप क्वार्क, डाउन क्वार्क बनते हैं। फिर अप क्वार्क, डाउन क्वार्क से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से एटम्स बनते हैं। फिर एटम्स बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, पार्टिकल्स बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, तो हमें किस फॉर्म में दिखाई देते हैं, वो हमें मैटर की फॉर्म में दिखाई देते हैं।
तो इस तरह से हमारी स्टडीज साइंस के अंदर आगे बढ़ती जा रही थी। और ये जो स्टडीज है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, ये 19th सेंचुरी के अंदर लोगों ने इसको सोचना शुरू किया। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले मेटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उसके बाद से ये सोचना शुरू किया लोगों ने कि हाँ एटम की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए। पहले तो यही बोलते थे मैटर पार्टिकल से बना होता है, और पार्टिकल जो होते हैं वो एक्चुअल में एटम्स होते हैं, और वो एटम्स इनडिविजिबल होते हैं। ये जॉन डाल्टन ने बोला था, इनडिविजिबल होते हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हमने उनको और आगे तोड़ा ना, वो भी आगे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। ओके, अब इसके बाद तो एक मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि कैसी एक्चुअल में एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है। हालांकि हम लोग लास्ट चैप्टर में भी इसको डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बहुत सारे एटम्स की स्ट्रक्चर्स बताई थी, लेकिन फिर भी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। ब्रीफली हम लोग अभी इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, जैसे हीलियम न्यूक्लियस को बनाते हैं, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, हीलियम एटम की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। सो दिस इज द हीलियम न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। जैसे कि सेल में, सेल के सेंटर में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। वो न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है पूरी सेल का। इसी तरह से एटम के सेंटर में भी एक आपको सॉरी, एटम के सेंटर में भी आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, जिसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये एटम का सेंटर है और इसी सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं। सेल के सेंटर को भी न्यूक्लियस बोला जाता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो रहते हैं न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऑर्बिट्स में रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सन सेंटर में होता है और अर्थ और दूसरे प्लेनेट उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये मॉडल भी वैसा ही है, अप्रोक्सीमेट लगभग वैसा ही है। ठीक है, तो सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस में मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे। दे आर हैविंग सम एनर्जी, इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी और उस एनर्जी से ये क्या करते रहेंगे, रेवोल्यूशन करते रहेंगे। इनके पास भी एनर्जी है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेज है उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। सो इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड दे ऑल आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस में रहते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो प्रोटॉन भी एक न्यूक्लियॉन है और न्यूट्रॉन भी एक न्यूक्लियॉन है। ओके, और इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कस कर ही लिया, ऑर्बिट्स में रहते हैं, न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसी के बारे में हमें ये पता लगाना है कि ये एटम की स्ट्रक्चर कैसे बनाएगी, कैसे इसके बारे में सोचा गया। हम तो इनको देख ही नहीं सकते हैं, इतने छोटे हैं ये एटम्स। ये एटम्स इतने छोटे होते हैं कि नेक्ड आई से या माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं इनको देखने के लिए, मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए। एटम को देखने के लिए हाई पावर माइक्रोस्कोप की, टनलिंग माइक्रोस्कोप आती हैं, उनका यूज किया जाता है। तो इतने छोटे ही अगर ये थे तो 19th सेंचुरी में हमारे पास इतनी पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं थी। ठीक है, तो उस समय पर फिर इसकी स्ट्रक्चर को तो सोचना ही पड़ेगा कि हाँ शायद ऐसा होता होगा एटम के अंदर। तो उसके बेसिस पर ही सबसे पहली स्ट्रक्चर बनाई गई थी एटम की। ओके, अब हम लोग स्टडी करते हैं जे थॉमसन के बारे में, जैकब जोसेफ थॉमसन। जे थॉमसन ने देखिए कब एक्सपेरिमेंट किए, क्या किए। अच्छा, हम लोग चार्जेस के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं, चार्जेस के बारे में भी तो डिस्कस किया। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो सकती है ना। जैसे हम लोग ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो सकती है। क्यों हो सकती है वो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक ग्लास रोड है, मैंने इसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, इसके 1000 इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ में चले गए, इसके 1000 इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ में चले गए, तो हम बोलेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है।
इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो चुकी है, इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो देखिए इन एक्सपेरिमेंट से देखो इलेक्ट्रिसिटी की जो स्टडी है वो तो 2000 साल से चल रही है। हम लोग क्लाउड्स के अंदर लाइटनिंग देखते हैं तो वो भी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का ही फिनोमेना है। तो इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी तो बहुत पुरानी है। तो हमें ये तो पता था कि मैटर के अंदर चार्जेस होते हैं, ये हमारे पास इसके प्रूफ थे कि मैटर के अंदर क्या होते हैं, मैटर के अंदर चार्जेस होते हैं। और वो हमने देखा भी है, जैसे हम लोग कॉम्ब, बाल जिससे बातें हैं, कॉम्ब होता है, तो उसको हम जैसे ही बालों में रब करते हैं तो वो पेपर के पीसेस को क्या करना शुरू कर देते हैं, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सबने किया होगा, स्केल होता है प्लास्टिक का, उसको बालों में ऐसा रब करते हैं, रब करने के बाद छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं, तो पेपर के पीसेस के पास लेकर के जाते हैं, तो पेपर के पीसेस उस स्केल की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण होता है, चार्जेस के कारण से होता है। जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ये जो ग्लास रोड थी ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, तो ये किसी दूसरे चार्जेस को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल कर सकती है। अगर पॉजिटिव सामने आया तो रिपेल कर देगी, अगर नेगेटिव चार्ज सामने आए तो उसको क्या कर लेगी, उसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो मटेरियल में चार्जेस होते हैं, इसको इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे जिससे ये पता लग चुका था कि मटेरियल में चार्जेस हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। देखिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की गई, तो उसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी समझाऊंगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जे थॉमसन ने किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को किया। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। (1897) जे थॉमसन identified negatively charged particles through an experiment. Okay, in the year 1897 किसने डिस्कवरी की, जे थॉमसन। किसने डिस्कवरी की है, जे थॉमसन। ओके, आइडेंटिफाइड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स identified negatively charged particles through an experiment of cathode ray tube. Through an experiment of cathode ray tube, CRT. ये कैथोड रे ट्यूब क्या होती है उसको भी डिस्कस करते हैं, कैसे बनाई जाती है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैथोड रेज बोला गया, जो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उन्होंने आइडेंटिफाई किए वो सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल करके जा रहे थे, इसलिए उनको रेज बोला गया। और कैथोड की तरफ चल करके जा रहे थे तो इसलिए उनको क्या बोला गया, कैथोड रेज। ओके, इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या बोला जाता है, और इन पार्टिकल्स का क्या नाम रखा गया, ये जो पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में चल करके जा रहे थे सारे के सारे, इनका क्या नाम रखा गया, इनका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर आप ये समझ सकते हैं कि कैथोड रे ट्यूब कैसा वर्क करती होगी। एग्जैक्ट वर्किंग तो डिस्कस करेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि किस तरह से ये कैथोड रे ट्यूब्स बनाई जाती है, कैसे वर्क करती है। ओके, इसके बाद
देखिए इस तरह की एक ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब। अभी ये ट्यूब के अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वैक्यूम। और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये हमने फर्स्ट इलेक्ट्रोड लगाया और ये सेकंड इलेक्ट्रोड लगाया। और यहां पर हम लोग लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स, हाई पावर बैटरी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लगाया, जिससे हम लोग यहाँ पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, 10,000 वोल्ट का या 11,000 वोल्ट का, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज, अभी हम इसको ग्लास ट्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लास ट्यूब, क्योंकि अभी इसके अंदर मैंने किसी भी तरह के मटेरियल को फिल नहीं किया। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है? तो उसको पता लगाने के लिए हम इसमें एडिशनली, जे थॉमसन ने तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन मैं आपको समझाने की पर्पज से बता रहा हूँ, एडिशनली हमने इसके अंदर एक बल्ब को जोड़ दिया इस सर्किट में। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इस सर्किट में हमने क्या कनेक्ट कर दिया? एक इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ताकि अगर इस सर्किट में करंट फ्लो तो हमें उसका पता लगे। और यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, दिस इज ए स्विच। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ से बहुत कम वोल्टेज लगाई, 10 वोल्ट 20 वोल्ट ऐसा वोल्टेज लगाई। वोल्टेज लगाई तो हमने देखा कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब हमने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते बढ़ाते हम इस वोल्टेज को कितना ले गए? 10,000 वोल्ट, 10,000, 1 लाख, ऐसे हाई वोल्टेज पे ये एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो 10,000 वोल्ट पे जैसे ही लेकर के जाएंगे क्या होगा? 10,000 वोल्ट पे जैसे ही लेकर के जाएंगे तो हम देखते हैं कि इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। जबकि ये तो कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट है। आप देखिए ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, बीच में क्या है? बीच में वैक्यूम है, फ्री स्पेस है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे इस तरह से हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा करके सर्किट बनाया और यहां से एक बैटरी लगाई हमने, और ये जो सर्किट बना ये क्लोज सर्किट बना। ये कैसा सर्किट बना? क्लोज सर्किट। अब मैंने क्या किया, बीच में से ये वायर ओपन छोड़ दिया, इसको क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, तो ये भी तो ओपन सर्किट ही तो है। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है तो दूसरा इलेक्ट्रोड, इनको क्या बोलते हैं? इनको इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ओके, इसके बाद अब जैसे ही हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही हमने देखा कि ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर गया। बल्ब ग्लो करना शुरू कर गया तो मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का रीजन क्या है? ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। यहाँ पर कौन से चार्जेस होंगे? यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां से निकल करके आएंगे? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही क्या हुआ कि यहाँ का अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा था, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस ने मिलकर के इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाया कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी तरफ जाने शुरू हो गए। कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल करके किस तरफ जाने शुरू हो गए? ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने शुरू हो गए। किस तरफ जाने शुरू हो गए? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने शुरू हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा चल करके जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से चला और यहां तक पहुंचा। इसके बाद ये इस सर्किट में फ्लो हुआ, जिसकी वजह से ये सर्किट में क्या फ्लो हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इसके बारे में सोचा गया कि ये जो भी पार्टिकल है, अभी उनका नाम नहीं रखा गया था, डिस्कवरी चल रहा, एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो ये जो भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल सबसे पहला मेटेरियल पार्टिकल। ये पार्टिकल्स कौन से हैं? ये पार्टिकल मेटेरियल पार्टिकल है। मेटेरियल पार्टिकल क्यों है? क्योंकि ये ऐसा हाई वेलोसिटी से चल करके आएंगे और इस इलेक्ट्रोड से आकर के टकराएंगे। ये ऐसा चल करके आया और इससे टकराया, तो जैसे ही टकराएगा ये गर्म हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ये गर्म हो जाएगी। तो ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये रेड हॉट हो जाता है, ये एकदम गर्म हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कौन आकर के टकरा रहे हैं? इसके ऊपर बहुत सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर के पर सेकेंड, और बहुत सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर के इस पे टकरा रहे हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ये गर्म भी हो जाएगा। तो अगर ये गर्म हो रहा है
तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर जरूर कोई पार्टिकल आकर के टकरा रहे होंगे। ओके, अब इसके बाद क्या किया गया, इसके अंदर किसी गैस को भी फिल किया गया। यहां पर क्या किया गया, गैस को फिल किया गया। गैस को फिल करेंगे तो गैस ग्लो करेगी। उस समय पर इसको क्या बोला जाएगा, उस समय पर इसको बोला जाएगा गैस डिस्चार्ज ट्यूब। अब फॉर एग्जांपल हमने इसमें नियॉन गैस को फिल कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने इसमें कौन सी गैस को फिल कर दिया, हमने इसमें नियॉन गैस को फिल कर दिया। अब नियॉन गैस के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जा रहे होंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे, तो रास्ते में किससे टकराएंगे, रास्ते में नियॉन गैस से टकराएंगे। हमने इसमें 2 मोल 3 मोल 5 मोल 10 मोल नियॉन गैस फिल कर दी। तो अब आपको पता है, अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल नियॉन गैस है तो कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। तो अगर मैंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में 1 मोल नियॉन गैस भर दी तो 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स हैं इसमें। तो इतने सारे अगर पार्टिकल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन सीधा तो नहीं जा पाएगा, रास्ते में उसको क्या करना पड़ेगा, रास्ते में उसको नियॉन गैस के एटम से टकराना पड़ेगा। अब ये कॉलिजन किस तरह का होगा उसको समझिए। ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये वाला हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये वाला हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ओके, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और इस डायरेक्शन में जाएगा। ये सेम डायग्राम बनाया मैंने, थोड़ा बड़ा कर दिया इसको, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। अब रास्ते में कौन आने वाला है, रास्ते में नियॉन गैस का एटम आने वाला है। तो देखिए क्या होगा, ये नियॉन गैस का जो एटम होगा उसका न्यूक्लियस हमें पता है 10 प्रोटॉन होंगे और 10 न्यूट्रॉन होंगे, ये इसका न्यूक्लियस होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड ऑर्बिट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा था, क्या जा पाएगा क्या, आंसर है नो। रास्ते में किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, किसके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो आंसर है नियॉन गैस के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन गया और जाकर के इसके साथ कोलिजन किया, इसके साथ कोलिजन किया। तो इस कोलिजन में क्या हुआ, हमने ये डिस्कस किया था, ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी आप स्टडी कर चुके हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है। तो इसके पास एनर्जी थी 100, जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है उसके पास कितनी एनर्जी थी, उसके पास एनर्जी थी 100। और जो इस ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन कर रहा है, ऐसा घूम रहा है, उसके पास एनर्जी कितनी है, उसके पास एनर्जी है 5। तो ये 100 एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आकर के जैसे ही इससे टकराएगा, इसकी एनर्जी तो 100 हो जाएगी और उसकी एनर्जी 5 हो जाएगी। इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज हो जाएंगी। तो जैसे ही ये आकर के इससे टकराता है, इसकी एनर्जी 100 हो जाती है। अब 100 एनर्जी के लिए सेकंड ऑर्बिट है, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन को रहना है तो कितनी एनर्जी है, 5। सेकंड ऑर्बिट में जंप, सेकंड ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी कितनी है, 100। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे ही आकर के टकराया, टकराते ही क्या हुआ, इसकी एनर्जी 100 हुई। 100 होते ही ये कौन सी ऑर्बिट में जंप करेगा, ये सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रह नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर के इसको रिपेल करेंगे, वहां पर इसके लिए कोई जगह नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से निकल करके आया था और किस तरफ जा रहा था, ये फर्स्ट ऑर्बिट से निकल करके सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा था। तो ये ऐसा जंप किया और इस जगह पर आ गया, लेकिन ये यहाँ पर रह नहीं पाएगा। अभी बताया मैंने आपको, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन फोर्स इतना होगा और वहां पर कोई स्पेस खाली नहीं होगा, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन फिर से लौट करके अपनी फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 5। लेकिन इसके पास कितनी एनर्जी है, इसके पास तो 100 एनर्जी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब आकर के इससे टकराया था तो इसकी एनर्जी को क्या कर गया था, इसकी एनर्जी को 100 कर गया था ये। ओके, अगर इसकी एनर्जी को 100 कर गया था तो इसको फिर से लौट करके आना है फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर फिर से फर्स्ट ऑर्बिट में लौट करके आना है तो उस समय पर इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी है, तो आंसर है 95। यहां पर एनर्जी है 100 और इस ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने के लिए एनर्जी चाहिए 5, तो एक्स्ट्रा एनर्जी है 95। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन करने से
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालता है, मतलब कि लाइट एनर्जी को निकालता है, अपने अंदर से क्या निकालता है, लाइट। तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते करते इस 95 एनर्जी को रेडिएट कर देता है। ये जो इसके पास 95 एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको क्या कर देगा, उसको रेडिएट कर देगा, फिर से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, 5, और 5 एनर्जी से फिर से क्या करेगा, रिवोल्यूशन करेगा। ये तो मैंने एक कोलिजन बताया, ऐसे बिलियंस ऑफ कोलिजन्स होंगे रास्ते में। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में कोई गैस हमने फिल कर दी, हाइड्रोजन गैस, नियोन गैस, मैंने नियोन का आपको एग्जांपल बताया, हाइड्रोजन भी फिल कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी फिल कर सकते हैं। तो हमने इसमें कोई भी गैस फिल कर दी तो ये वाली घटना होगी, इसमें ये वाला फिनोमेना होगा। जैसे ही ये हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रास्ते में आने वाले एटम से टकराएगा तो इस एटम के कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा देगा। वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा, लेकिन सेकंड ऑर्बिट में रह नहीं पाएगा, इस वजह से दोबारा कहाँ आएगा, दोबारा फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में आने के लिए एनर्जी 5 चाहिए, तो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने जितनी भी ली थी कोलिजन में, वो एनर्जी ये किस तरह से रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में रिलीज कर देगा। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको लाइट बोलते हैं। तो एक एटम हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है। पहले जब कोलिजन हुआ तो वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में चला गया था, फिर दोबारा से हायर से कहां जा रहा है, लोअर में। और जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो उस समय पर वो वाइब्रेशंस करेगा, और वाइब्रेशन करते करते वो एनर्जी किस फॉर्म में रेडिएट करेगा, लाइट एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी को एमिट कर देगा, अपने अंदर से निकाल देगा। इस वजह से ये हमें एटम्स दिखाई देते हैं। अब हमारे आसपास जो भी मटेरियल है, जो भी हमें दिख रहा है, वो इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि इसके जो एटम्स हैं उन सब में यही घटना हो रही है। वो सारे एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं, और ऐसा करने पर वो एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, वो लाइट एनर्जी है जिसकी वजह से हम एटम्स को देखते हैं। एनीवेज, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, अगर मैंने नियॉन गैस फिल कर दी तो व्हाइट कलर की लाइट दिखाई देगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के रेडिएशन होंगे। अगर 7 कलर्स के रेडिएशन होंगे तो वो हमें एज ए व्हाइट कलर दिखाई देगा। कोई दूसरी गैस फिल करेंगे तो डिफरेंट टाइप का कलर दिखेगा, अलग कलर दिखाई देगा। ओके, तो यहां पर हम लोग इसमें गैस को फिल करके, अगर गैस वो ग्लो करेगी, चमकेगी, अगर गैस ग्लो कर रही है तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल करके कहां जा रहा था, ये पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा था, और रास्ते में एटम से कोलिजन कर रहा है, और एटम को क्या करता जा रहा है, चार्ज करता जा रहा है। एटम की एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से ये मैंने आपको घटना बताई, इस तरह से वो लाइट को रेडिएट करेगा। तो जिस भी गैस को हम फिल करेंगे वो गैस क्या करना शुरू कर देगी, वो गैस ग्लो करना शुरू कर देगी। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन ने ये सोचा कि जरूर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कुछ पार्टिकल्स चल करके जा रहे होंगे, और अगर ये पॉजिटिव की तरफ चल करके जा रहे हैं तो जरूर इनका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो ये किस तरह के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, तो आंसर है ये नेगेटिव पार्टिकल्स को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो जे थॉमसन ने इसके बेस पर यह सोचा कि जो पार्टिकल प्लस की तरफ जा रहे हैं जरूर वो पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए, नेगेटिव पार्टिकल्स होने चाहिए, और इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का नाम उन्होंने क्या रखा, इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने क्या रखा, इलेक्ट्रॉन्स नाम रखा। ओके, इसके बाद में ये एक्सपेरिमेंट हम अभी भी करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है, ट्यूबलाइट यूज करते हैं ना। ट्यूबलाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स ही तो लगे होते हैं, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और हम लोग उसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं 240 वोल्ट का, 220 वोल्ट का। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से निकल करके पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन चल करके जाते हैं, और हम रास्ते में कौन सी गैस फिल कर देते हैं, नियॉन, आर्गन, इस तरह की गैसेस इस ट्यूबलाइट में फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से व्हाइट लाइट दिखाई देती है। 2-3 डिफरेंट टाइप की गैसेस जो हैं वो हमने इसमें क्या कर दी, फिल कर दी, और जब ये इलेक्ट्रॉन माइनस प्लेट से चल करके पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो रास्ते में इन एटम से टकराएंगे, और एटम से टकराएंगे तो ये चीजें होंगी एटम्स के साथ में। इलेक्ट्रॉन लोअर से पहले हायर में जाएगा, फिर हायर से दोबारा कहाँ आएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, और उस समय पर वो एनर्जी का रेडिएशन करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। ओके, तो ये ट्यूबलाइट भी एक तरह की क्या है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब ही तो है, ये भी तो एक तरह की गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा है, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है।
तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में गैसेस हमने फिल कर रखे। ओके, थैंक यू सो मच। कल हम इसके मास को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है।